आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे द्विलवण तथा संकुल में अंतर। डिफरेंस बिटवीन ए डबल साल्ट एंड ए कॉम्प्लेक्स। तो डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स में क्या अंतर होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो कह रहा है द्विलवण तथा संकुल दोनों ही दो या इससे अधिक स्थायी यौगिकों के रस समीकरण मितीय अनुपात यानी स्टिकियोमेट्रिक रेशियो में संगठित होने से बनते हैं। तो रस समीकरण मितीय अनुपात यानी स्टिकियोमेट्रिक जो रेशियो है उसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि उनके मोल के अनुपात में या आयतन के अनुपात में या ग्राम भार के अनुपात में, मतलब एक मूलभूत अनुपात जो होगा उसी रेशियो में जो रिएक्शन करके यौगिक बनाते हैं। तो लवण और संकुल यानी डबल साल्ट और जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इनमें यही समानता होती है कि दोनों स्टिकियोमेट्रिक रेशियो में संगठित होने से बनते हैं। यद्यपि ये भिन्न है क्योंकि द्विलवण जैसे कार्नेलाइट KCl MgCl2.6H2O कामा मोहर लवण FeSO4 NH4 का ट्वाइस SO4.6H2O पोटास फिटकिरी KAI SO4 का होल ट्वाइस .12H2O आदि जल में पूर्ण रूप से साधारण आयनों में वियोजित हो जाते हैं। तो ये डबल साल्ट जिनकी बात कर रहा है, तो ये पानी में डालने में साधारण रूप से डिसोसिएट हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं यानी टूट जाते हैं। परंतु K4FeCN6 ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, संकुल यौगिक में उपस्थित FeCN6 का पावर -4 संकुल आयन है यानी कॉम्प्लेक्स आयन है। Fe+2 तथा Cn- आयनों में वियोजित नहीं होता। तो ध्यान दीजिए कि जो बड़े वाले कोष्ठक के अंदर रहेगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में वो नहीं टूटता है। इसके ऊपर भी हम लोग ये बात पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर एक समानता भी है डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, और एक असमानता भी है। समानता ये है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और डबल साल्ट ये स्थायी स्टिकियोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से संगठित होते हैं, लेकिन ये दोनों भिन्न होते हैं। जैसे जो डबल साल्ट है हमारा, इसमें कार्नेलाइट यानी KCl MgCl2.6H2O मोहर लवण FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4.6H2O पोटास फिटकिरी KAI SO4 का होल ट्वाइस .12H2O आदि जल में पूर्ण रूप से साधारण आयनों में वियोजित हो जाते हैं यानी टूट जाते हैं। ये आई नहीं AL है, KAL, गलती से आई पड़ गए। KAL SO4 का होल ट्वाइस, AL मतलब एल्युमिनियम वाला, तो KAL SO4 का होल ट्वाइस .12H2। तो ये सब जो है दो भागों में टूट जाते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जैसे K4FeCN6, इसमें जो है क्या है कि FeCN6 का होल फोर्थ माइनस में ये कॉम्प्लेक्स आयन है। इसमें Fe+2 तथा Cn- आयन आपस में डिसोसिएट नहीं हो सकते। तो ये अंतर होता है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है पोटास फिटकिरी यानी पोटास एलम, जिसको KAl SO4 का होल ट्वाइस .12H2O। अब ध्यान देना है कि जितनी चीज़ें लिखी गई हैं ये डबल साल्ट, जैसे कार्नेलाइट, इसका फार्मूला लिखा गया है KCl MgCl2.6H2। मोहर साल्ट FeSO4.NH4 ट्वाइस SO4.6H2। पोटास एलम यानी पोटास फिटकिरी KAl SO4 का होल ट्वाइस .12H2O। ये सब जो है आपसे डायरेक्ट नीट में पूछ सकता है कि पोटास फिटकिरी का फार्मूला क्या है, कार्नेलाइट का फार्मूला क्या है, मोहर साल्ट का फार्मूला क्या है। तो ये आपको याद करना है, ये सीधा सीधा पूछ लेता है। तो इन बातों को हमें
ध्यान देना है। अब देखिए हम लोग वर्नर साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद आगे जो भी परिभाषाएं दी गई हैं उनको आगे हम समझेंगे। तो वर्नर का जन्म एल्सेस के फ्रांसीसी प्रदेश के एक छोटे से समुदाय मुलहाउस में 12 दिसंबर 1866 में हुआ। इन्होंने रसायन का अध्ययन कार्लस्रूहे यानी जर्मनी में आरंभ किया तथा ज्यूरिख जो स्विट्जरलैंड में है में पूर्ण किया, जहां इन्होंने 1890 में डॉक्टरेट के शोध ग्रंथ में कुछ नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों के गुणों में भिन्नता को समवायता के आधार पर स्पष्ट किया। तो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक थे, उनके गुणों में भिन्नता थी कुछ, और उस भिन्नता को आइसोमेरिज्म से इन्होंने डिफाइन किया। इन्होंने वान ठाप के चतुष्फलकीय कार्बन परमाणु के सिद्धांत को विस्तृत कर इसे नाइट्रोजन के लिए रूपांतरित किया। वर्नर ने भौतिक मापदंडों के आधार पर संकुल यौगिकों यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के प्रकाशीय एवं विद्युतीय गुणों में अंतर को दर्शाया। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं उनके प्रकाशीय यानी फोटो इफेक्ट एवं इलेक्ट्रिक जो कैरेक्टर हैं उनमें अंतर को दर्शाया। वास्तव में वर्नर ने ही पहली बार कुछ उपसहसंयोजक यौगिकों में ध्रुवण घूर्णता की खोज की, यानी जो हमारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड हैं उनमें पोलर रोटेशन जो होता है उसकी खोज की। 29 वर्ष की उम्र में ही वे 1895 में ज्यूरिख के टेक्निस्के हाग स्कूल में प्रोफेसर बन गए। अल्फ्रेड वर्नर एक रसायनज्ञ तथा शिक्षा शास्त्री थे। उनकी उपलब्धियों में उपसहसंयोजक यौगिकों के सिद्धांत का विकास सम्मिलित है। यह परिवर्तनकारी सिद्धांत जिनमें वर्नर ने परमाणुओं तथा अणुओं के बीच आपस में आबंधन कैसे होता है समझाया। तो जो उपसहसंयोजक यौगिकों के सिद्धांत है इसमें इन्होंने यह बताया कि वर्नर ने परमाणु तथा अणुओं के बीच आपस में आबंधन कैसे होता है इसको समझाया। इन्होंने केवल 3 वर्ष की अवधि यानी 1890 से 1893 में प्रतिपादित किया। अपना शेष जीवन उन्होंने अपने नए विचारों को अभिपुष्ट करने के लिए आवश्यक प्रायोगिक समर्थन एकत्रित करने में व्यतीत किया। अब देखिए आगे कह रहा है कि वर्नर पहले स्विस रसायनज्ञ थे जिन्हें परमाणुओं की संलग्नता एवं उपसहसंयोजन सिद्धांत पर किए गए कार्य के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो परमाणुओं की संलग्नता एवं उपसहसंयोजन सिद्धांत इसके बारे में कार्य करने के लिए 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया, अब पीछे पढ़ते हैं। उपसहसंयोजन यौगिकों से संबंधित कुछ प्रमुख पारिभाषिक शब्द व उनकी परिभाषाएं। इंग्लिश में इसको बोलेंगे डेफिनेशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स परटेनिंग टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यानी उपसहसंयोजन यौगिकों से संबंधित कुछ प्रमुख पारिभाषिक शब्द व उनकी परिभाषा। तो कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका क्या मतलब है ये बताना चाहता है। तो इसको देखते हैं। तो कह रहा उपसहसंयोजन सत्ता या समन्वयन सत्ता यानी कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी उपसहसंयोजन सत्ता या समन्वयन सत्ता यानी कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए कह रहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से किसी एक निश्चित संख्या में आबंधित आयन अथवा अणु मिलकर एक उपसहसंयोजन सत्ता का निर्माण करते हैं।
तो हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो जैसे एक राजा बैठता है और राजा बैठ करके पूरे देश में राज्य करता है, तो पहले वो सेनापति बनाता है, कुछ दरबारी बनाता है, इस तरह से काम होता है। जैसे आजकल जनतंत्र में क्या है कि प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, मुख्यमंत्री होता है, तो उसी सत्ता की बात कर रहा है कि शाह उपसा संयोजक जो यौगिक है उसमें क्या स्थिति है। तो वही कह रहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से किसी एक निश्चित संख्या में आबंधित आयन अथवा अणु मिलकर एक उपसा संयोजन सत्ता का निर्माण करते हैं। तो कहने का मतलब केंद्र में धातु परमाणु होता है या आयन होता है, और इसी से निश्चित संख्या में आबंधित आयन अथवा अणु मिलकर, निश्चित संख्या ध्यान दीजिए, केंद्रीय परमाणु और उससे मिलकर के निश्चित संख्या आयन अथवा अणु मिलकर उपसा संयोजन सत्ता का निर्माण करते हैं। उदाहरणार्थ जैसे एग्जाम्पल द्वारा बता रहा है कि यहाँ पर C0Cl3 NH3 का होल थ्राइस एक उपसा संयोजन सत्ता है जिसमें कोबाल्ट आयन 3 अमोनियम अणुओं तथा 3 क्लोराइड आयनों से घिरा है। तो यहाँ पर देखिए C0Cl3 NH3 का होल थ्राइस, तो यहाँ पर देखिए कोबाल्ट 1 है और Cl3 3 है। तो कोबाल्ट आयन 3 अमोनियम अणुओं तथा 3 क्लोराइड, ये Cl3 3 है, NH3 3 है, आयनों से घिरा है। तो यही हमारी उपसा संयोजन सत्ता है। तो एग्जाम्पल द्वारा ये बात हमारी स्पष्ट हो गई। अब देखिए अन्य एग्जाम्पल है जैसे NiCO4, यहाँ पर Ni कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पर पता नहीं चल रहा, हो सकता है 0 छोटा वाला हो, उससे मिलकर के 4 अणु घेरे हुए हैं PtCl2 NH3 का होल ट्वाइस। यहाँ पर प्लेटिनम 2 क्लोराइड आयन होंगे और 2 NH3। इसी प्रकार FeCN6 -4 C0 NH3 का होल 6+3, इसका मतलब 3 आयन कोई और रहे होंगे, इसमें 4 आयन कोई और रहे होंगे, जैसे K4 FeCN6 लिखा जाता है। तो इस प्रकार से अन्य एग्जाम्पल हो गए। अब यहाँ पर देखिए केंद्रीय परमाणु या आयन के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए केंद्रीय परमाणु या आयन यानी सेंट्रल एटम और आयन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो किसी उपसा संयोजन सत्ता में परमाणु या आयन जो एक निश्चित संख्या में अन्य आयनों या समूहों से एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में परिबद्ध रहता है, केंद्रीय परमाणु अथवा आयन कहलाता है। तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस बात को ध्यान देना है कि जो केंद्रीय परमाणु या आयन होता है वो हमारा जो है क्या होता है, उसके चारों ओर निश्चित संख्या में परमाणु या आयन होंगे या आयन होंगे या समूह में होंगे, और उनकी निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था है, जियोमेट्रिकल सेटिंग भी उनकी एक निश्चित सीमा में रहेगी। जैसे केंद्रीय परमाणु अथवा आयन उसी को हम लोग कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कह रहा है NiCl2H2O का होल 4, C0Cl NH3 का होल 5+2, FeCN6 पावर -3 में केंद्रीय परमाणु क्रमशः Ni+2 C0+3 तथा Fe+3। इसको CO न कह के C0 कहते हैं क्योंकि CO में कार्बन मोनोऑक्साइड से कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए NiCO और Fe, यहाँ पर Ni, यहाँ पर C0, यहाँ पर Fe एक केंद्रीय परमाणु हैं यानी सेंट्रल एटम है, और ये हमारे H2O Cl2 H2O के 4 परमाणु और Cl के H2O के 4 अणु और Cl के 2 परमाणु, यहाँ पर NH3 के 5 अणु और Cl का 1 परमाणु, यहाँ पर Cn के 6 अणु मिल करके घेरे हुए हैं Fe को, यहाँ C0 को, यहाँ Ni को। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, केंद्रीय परमाणु हो जाएंगे या आयन। इन केंद्रीय परमाणुओं
या आयनों को लुईस अम्ल भी कहा जाता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पूछा जाता है, वो पूरा अंडरलाइन करके यहाँ तक करिए कि ये जो केंद्रीय परमाणु हैं या अणु हैं या आयन हैं जो भी हैं, इनको हम लोग क्या करते हैं, देखिए अणु तो नहीं होंगे क्योंकि एक ही सेंट्रल में परमाणु होगा, तो परमाणु या आयन, इन्हीं को लुईस एसिड भी कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं, लुईस एसिड कहते हैं। अब देखिए पीछे एक शब्द आया था लिगेंड, कहीं जब हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि परेशान ना होइए, आगे जब हम चैप्टर करेंगे तो वहाँ ये सारे शब्द आएंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बताया। तो अब देखिए यहाँ पर लिगेंड शब्द आ गया है, तो लिगेंड का क्या मतलब है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि उपसा संयोजन सत्ता में केंद्रीय परमाणु या आयन से परिबद्ध आयन अथवा अणु लिगेंड कहलाते हैं। तो देखिए जो हमारा सेंट्रल एटम है या आयन है, उससे जितने भी आयन अथवा अणु जुड़े होंगे, घिरे मतलब उसको घेरे होंगे, वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। ये सामान्य आयन हो सकते हैं जैसे Cl-, छोटे अणु हो सकते हैं जैसे H2O या NH3, बड़े अणु हो सकते हैं जैसे NH2 CH2 CH2 NH2 या NCH2 CH2 NH2 का होल थ्राइस, अथवा बृहद अणु भी हो सकते हैं जैसे प्रोटीन। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो लिगेंड है ये सेंट्रल एटम को घेरे हुए अणु, परमाणु या आयन कुछ भी हो सकते हैं। ये आयन भी हो सकते हैं, छोटे अणु भी हो सकते हैं, बड़े अणु भी हो सकते हैं, और बृहद यानी बहुत विशाल अणु भी हो सकते हैं जैसे प्रोटीन, कुछ भी हो सकते हैं। तो हमें समझ में आया कि आखिर लिगेंड का मतलब क्या है। तो लिगेंड का मतलब है कि जो सेंट्रल एटम या आयन है उसको जो परिबद्ध किए रहते हैं, बाहर से बांधे रहते हैं, उन्हीं को हम लोग लिगेंड कहते हैं। जब एक लिगेंड धातु आयन से एक दाता परमाणु द्वारा परिबद्ध होता है जैसे Cl- H2O या NH3, तो लिगेंड एक तंदुर या यूनिडेंटेट कहलाता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जब एक लिगेंड धातु आयन से एक दाता परमाणु द्वारा परिबद्ध होता है, यानी एक देने वाले एटम द्वारा परिबद्ध होता है, तो इस जैसे कि Cl- H2O या NH3 अकेले हों, तो इसे हम एक दंतुर या यूनिडेंटेट कहते हैं। डेंटल शब्द दांत से संबंधित है, तो इसीलिए एक दंतुर या यूनिडेंटेट कहा जा रहा है। जब लिगेंड दो दाता परमाणुओं द्वारा परिबद्ध हो सकता है जैसे NH2 CH2 CH2 NH2, इथेन 1,2 डाईएमीन अथवा C2O4 2 ऑक्जिलेट, तो ऐसा लिगेंड द्विदंतुर यानी बाइडेंटेट। और जब एक लिगेंड में अनेक दाता परमाणु उपस्थित हों जैसा कि NCH2 CH2 NH3 का होल साइज में है, तो लिगेंड बहुदंतुर यानी मल्टीडेंटेट कहलाता है। तो ध्यान दीजिए कि जो मेटल आइटम है उससे कितने हमारे आइटम या आयन या अणु जुड़े हुए हैं, उनके आधार पर यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट या मल्टीडेंटेट नाम दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट आयन EDTA जिसको कहते हैं -4 एक महत्वपूर्ण खष्ट दंतुर यानी हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो इनके नाम याद रखें, इनसे जो है डायरेक्ट ये पूछ लेगा कि कौन सा डेंटेट है। यह 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन परमाणु द्वारा एक केंद्रीय धातु आयन से जुड़ सकता है। तो देखिए यहाँ पर एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट, तो 4 एसीटेट हैं, और एथिलीन डाईएमीन 2 एमिनो ग्रुप हैं। तो वही कह रहा है कि यह 2 नाइट्रोजन तथा 4 ऑक्सीजन परमाणुओं द्वारा एक केंद्र की अणु आयन से जुड़ सकता है।
तो ध्यान दीजिए कि कितने एटम आयन या परमाणु अणु कुछ भी है उससे मतलब नहीं है। सेंट्रल एटम जो है मेटल केंद्रीय धातु आयन उससे कितने तरीके से जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर फिगर बनाया गया है और इस फिगर के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए EDTA-4 जो है हमारा, इसका ये इधर स्ट्रक्चर बनाया गया है और स्ट्रक्चर के माध्यम से बताना चाह रहा है कि जो केंद्रीय धातु आयन है यानी सेंट्रल मेटल आयन है उससे यह 2 नाइट्रोजन तथा 4 ऑक्सीजन परमाणुओं द्वारा जुड़ा होता है, यानी जुड़ा होता है या जुड़ सकता है, इसीलिए इसे हेक्साडेंटेट 2 नाइट्रोजन और 4 2 और 4 6 हो गए, तो इसीलिए खष्ट दंतुर या हेक्साडेंटेट इसको कहा जाता है। अब देखिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि जब एक द्विदंतुर अथवा बहुदंतुर लिगेंड अपने 2 या अधिक दाता परमाणुओं का प्रयोग एक साथ एक ही धातु आयन से आबंधन के लिए करता है तो यह चिलेट लिगेंड कहलाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन सब छोटी छोटी बातों को आप लोग ध्यान देंगे। तो लिगेंड अभी समझा हमने कि जो सेंट्रल मेटल आइटम या आयन होता है उसको कितने आइटम या आयन घेरे रहते हैं, उन्हीं हिसाब से यूनिडेंटेट, बाईडेंटेट, हेक्साडेंटेट या मल्टीडेंटेट नाम दिया गया। अब चिलेट वर्ड एक आ गया है, चिलेट लिगेंड क्या है? तो जब एक द्विदंतुर अथवा बहुदंतुर लिगेंड यानी बाईडेंटेट अथवा मल्टीडेंटेट लिगेंड अपने 2 या अधिक दाता परमाणुओं का प्रयोग एक साथ एक ही धातु आयन से आबंधन के लिए करता है, यानी द्विदंतुर और बहुदंतुर एक साथ एक ही सेंट्रल मेटल आयन या एटम से बॉन्ड बनाते हैं, जुड़े रहते हैं। तो अब इसको हम लिगेंड न कह के चिलेट लिगेंड कहते हैं, इस बात को ध्यान देना। ऐसे बंधनकारी समूहों की संख्या लिगेंड की तंदुरता या डेंटिसिटी कहलाती है। तो जितने ऐसे समूह जुड़े रहते हैं तो उसी को हम लोग लिगेंड की डेंटिसिटी या तंदुरता कह देते हैं। ऐसे संकुल कीलेट संकुल या चिलेट कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। और इस तरह से जो हमारे संकुल बनते हैं या कॉम्प्लेक्स बनते हैं उन्हें हम चिलेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तथा ये इसी प्रकार के एक दंतुर लिगेंड युक्त संकुलों से अधिक स्थायी होते हैं। और इस प्रकार से ध्यान देना है कि जो मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं उससे ये ज़्यादा स्थायी होते हैं। अब देखिए आगे कह रहा है कि लिगेंड जिसमें 2 भिन्न दाता परमाणु होते हैं और उपसा संयोजन में इनमें से कोई भी एक भाग लेता है तो उसे उभयदंती संलग्नी यानी उभयदंती लिगेंड कहते हैं। इसको थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं। एम्फोटेरिक वर्ड यूज किया जाता है उभय के लिए, यहाँ पर एम्बीडेंटेट बोलते हैं। एम्बीडेंटेट उभयदंती संलग्नी यानी उभयदंती लिगेंड या एम्फीडेंटेट बोलते हैं, ये ध्यान देना। तो इसको सब पूरे को हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे यहाँ तक। तो देखिए इसको फिर से पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। कह रहा है कि लिगेंड जिसमें 2 भिन्न दाता समूह होते हैं और उपसा संयोजन में इनमें से कोई भी एक भाग लेता है तो उसे उभयदंती संलग्न या एम्फीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। तो 2 दाता समूह, जैसे हम लोग एम्फीबिया के अंतर्गत पढ़ते हैं मेढक को, फ्रॉग को, क्यों? क्योंकि वो जल में भी रह सकता है, थल में भी, 2 स्थानों में, इसलिए उभयलिंगी। जब इच्छा होगी पानी में रहेगा, जब इच्छा होगी भूमि में रहेगा। तो इसी प्रकार 2 भिन्न दाता समूह हैं।
तो जब उपसा संयोजन होता है तो इनमें से कोई एक भाग लेता है। भाई पानी और मिट्टी दोनों में एक साथ तो रह नहीं सकता, या तो मिट्टी में रहेगा मेंढक या पानी में। तो उसी तरह यहाँ भी है कि जो दो भिन्न दाता समूह हैं, डोनर आइटम हैं, उनमें से कोई एक भाग लेता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाने में या उपसा संयोजन में। तो दो में से कोई एक भाग लेता है, इसलिए इसे उभयदंती संलग्नी या एम्फीडेंटेट कहते हैं। और एम्फीडेंटेट लिगेंड के एग्जाम्पल दिए गए हैं, यहाँ तक पूरा अंडरलाइन हो गया है। एम्फीडेंटेट लिगेंड के एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। NO2 या Cn- आयन, ये दोनों एम्फीडेंटेट या उभयदंती लिगेंड के एग्जाम्पल हैं। तो इनको याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछेंगे। यहाँ पर क्या है, NO2- आयन केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से या तो नाइट्रोजन द्वारा अथवा ऑक्सीजन द्वारा संयोजित होता है। तो देखिए दो भाग हो गए, या तो ऑक्सीजन द्वारा संयोजित हो गया या नाइट्रोजन, इसलिए एम्फीडेंटेट है। लेकिन एक समय में एक ही संयोजन में भाग लेगा। इसी प्रकार HCN- आयन सल्फर अथवा नाइट्रोजन परमाणु द्वारा संयोजित हो सकता है। तो इसलिए इसे उभयदंती या एम्फीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं, कह रहा है उपसा संयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हमने अभी जो है लिगेंड के बारे में पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उपसा संयोजन संख्या के बारे में। तो एक संकुल में धातु आयन की उपसा संयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर उससे आबंधित लिगेंडों के उन दाता परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है जो सीधे धातु आयन से जुड़े हों। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर हम उसको बोलेंगे कि सेंट्रल मेटल आइटम या आयन से डायरेक्ट दाता परमाणुओं की कितनी संख्या है जो जुड़ी हुई है। तो वही कह रहा है कि एक संकुल में यानी एक कॉम्प्लेक्स में धातु आयन की उपसा संयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर उससे आबंधित लिगेंडों के उन दाता परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है जो सीधे धातु आयन से जुड़े हों। ध्यान दीजिए, जो सीधे धातु आयन से जुड़े होंगे उनकी बात हो रही है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहा है, इस उदाहरण को हम लोग समझें तो ये बात हमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखिए कह रहा है कि संकुल आयनों PtCl6- तथा NiNH3 का होल फोर्स +2 में Pt तथा Ni की उपसा संयोजन संख्या क्रमशः 6 तथा 4 है। यहाँ पर देखिए सेंट्रल आइटम जो मेटल आइटम जो है Pt है, इससे 6 Cl जुड़े हैं, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। यहाँ पर Ni से NH3 के 4 अणु जुड़े हुए हैं, तो इसलिए 4 है। इसी प्रकार संकुल आयनों या फिर C2O4 का होल थ्राइस -3 और COEN का होल थ्राइस +3 में Fe और C0 दोनों की समन्वय संख्या 6 है, क्योंकि C2O4- तथा इन यानी इथेन 1,2-डाइएमीन, इसका पूरा नाम लिख दिया, COEN का होल थ्राइस यानी इथेन 1,2-डाइएमीन इसका पूरा नाम है, इतने का द्विदंतुर लिगेंड है। तो बाइडेंटेट लिगेंड है ये जो इन लगा हुआ है हमारा, और इसी प्रकार C2O4- तो ये बाइडेंटेट लिगेंड है, इसका मतलब एक के साथ दो हैं। तो यहाँ पर देखिए Fe2O4 ये बाइडेंटेट है, और इसके बाद 3 है, तो 2 में 3 का गुणा होगा तो 6 इसके साथ जुड़े हैं। तो Fe और CO दोनों की समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 6 है। और वही कहानी यहाँ पर है, इन जो है इथेन 1,2-डाइएमीन ये हमारा बाइडेंटेट है और 3 है,
तो डबल डबल जुड़े होंगे और 3 गुना करेंगे तो 2 का 3 गुना 6 होगा। तो इसीलिए ये कोऑर्डिनेशन नंबर इनकी 6 है। यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि केंद्रीय परमाणु या आयन की उपसर्ग संयोजन संख्या केंद्रीय परमाणु या आयन तथा लिगेंड के मध्य बने केवल सिग्मा आबंधों की संख्या के आधार पर ही निर्धारित की जाती है। यदि लिगेंड तथा केंद्रीय परमाणु अथवा आयन के मध्य पाई आबंध बने हों तो उन्हें नहीं गिना जाता। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये ध्यान देना है कि जब भी हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे तो हमें ध्यान देना है कि केंद्रीय परमाणु या आयन की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो केंद्रीय परमाणु अथवा आयन तथा लिगेंड के मध्य, तो केंद्रीय परमाणु अथवा आयन तथा लिगेंड के मध्य बने केवल सिग्मा आबंधों की संख्या के आधार पर ही निर्धारित की जाती है। यदि लिगेंड तथा केंद्रीय परमाणु अथवा आयन के मध्य पाई आबंध बने हों तो उन्हें नहीं गिना जाता है। इस बात को ध्यान देना। अब देखें आगे आ जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।